नमस्कार दोस्तों, श्री राधे स्टडीज़ में आपका स्वागत है। मैं वैभव लेकर आया हूँ फिर से एक नई वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2021 के फॉर्म को फाइनल करने से पहले की कुछ ज़रूरी बातें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत माइनर से माइनर बात करेंगे कि फॉर्म को फिल करने से पहले क्या क्या आपको ध्यान देना है। अगर आपकी छोटी सी भी गलती हो जाती तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आपकी एक छोटी गलती के कारण आपके 19 से 50,000 रुपये पानी में जा सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 19 से 50,000 प्यारे हैं तो वीडियो को अंत तक ही देखिएगा। सारी माइनस माइनस चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ और ये वीडियो स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है। अगर आप डिग्री के भी हैं तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड हमारे देश में समान है तो फॉर्म भरने का तरीका भी समान ही होगा। ठीक है दोस्त, तो परेशान मत होइए। ये डिप्लोमा वालों के लिए स्पेशली है। डिप्लोमा का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपना ही फॉर्म आपको दिखाऊंगा, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, डिग्री वाले भी देख सकते हैं। इस वीडियो को चालू करने से पहले कुछ मैं अपनी वीडियो का एम आपको क्लियर कर देता हूं कि आज की वीडियो में हम 7 से 8 पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। 7 से 8 पॉइंट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे कुछ दोस्तों ने हम से कुछ डाउट पूछे थे, उनके डाउट को हम क्लियर करेंगे। फिर सेकंड में हम बात करेंगे कि डिप्लोमा के स्टूडेंट को सही से फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है दोस्त, और कौन से कॉलम में क्या चीज़ आने वाली है। फिर हम बात करेंगे कि हम अपना पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो हम उस पासवर्ड को कैसे रीसेट कर सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे फाइनल सबमिट करते समय। फॉर्म को अगर फाइनल सबमिट करते हैं तो उस समय डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। फिर चौथे से पाँचवें नंबर में हम बात करेंगे कि कॉलेज में डॉक्यूमेंट अगर आप जमा कर रहे हैं, ऑफलाइन आप जमा कर रहे हैं कॉलेज को फाइनल सबमिट करने के बाद, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और किस क्रम से लगेंगे। ठीक है, किस क्रम से लगेंगे ये भी आपको बताऊंगा मैं। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप अपने मन से उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट लगा के ले जाते हैं तो बाद में कॉलेज की तरफ से आपको भेज दिया जाता है, कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को इस क्रम पे लगा के दीजिए। तब उस समय बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उस समय हमें कन्फ्यूज़न भी रहता है कि कहाँ पे क्या लगेगा। वो सभी क्रम हम आपको यहीं पे बता देंगे। ठीक है दोस्त, फिर अगले उसमें हम बात करेंगे क्या हम अपना फॉर्म अगर रिन्यूअल कर रहे हैं तो क्या वो फ़ोन से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, इस पर भी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो बिना आपका समय व्यर्थ करे हुए मैं वीडियो को चालू करता हूँ। पहले तो हमारे कुछ दोस्तों के क्वेश्चन हैं कि जो स्कॉलरशिप है उसके रिगार्डिंग में क्या करेक्शन डेट में कौन कौन से ऑप्शन खुलते हैं। तो इनका सुरेंद्र भाई का जो है क्वेश्चन ये है कि करेक्शन डेट में कौन कौन से ऑप्शन खुलते हैं। तो आपको बता दूं, जो करेक्शन डेट है हमारे फॉर्म की वो नवंबर में आएगी। 5 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच खुल सकती है। कंफर्म नहीं है, जैसे कि अभी डेट बढ़ गई है तो आगे भी डेट उसकी भी बढ़ सकती है। हालांकि करेक्शन डेट के फॉर्म में क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं तो वो सभी ऑप्शन खुल जाते हैं। और अगर आपने पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो सभी ऑप्शन खुलने के चांस हैं। और अगर आप रिन्यूअल करा रहे हैं तो शायद कुछ ऑप्शन जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर का है या फिर डेट ऑफ बर्थ, इन सभी के ऑप्शन ना भी खुल सकें। तो आप एक बार देख लीजिएगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता, साइड में एरर के पीछे शायद बंद भी हो जाए। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि आज से 3 साल पहले क्या हुआ था कि ओबीसी वर्ग के एक स्टूडेंट के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं खुल रहा था करेक्शन की वजह से, तो उसका स्कॉलरशिप नहीं आई थी। ये सही बात मैं बता रहा हूँ, हमारे दोस्त ही थे, उनका नहीं आया था। तो मैं स्पेशली कह नहीं सकता, वेबसाइट के ऊपर डिपेंड होता है कि उसका सर्वर किस तरीके से काम कर रहा है। इन्होंने दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा है और 10th की फाइनल नहीं हो रहा है, मतलब कि इनका 10th का एक स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फाइनल नहीं हो रहा है। तो मैं बता दूं दोस्त कि जो डेट बढ़ी थी वो 11th 12th और 11th 12th के बाद के स्टूडेंटों के लिए बढ़ी थी। तो अभी 9th और 10th वालों का तो ख़त्म हो गया डेट, अब उनका कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका फाइनल नहीं हो पाया तो इस साल अब स्कॉलरशिप उनकी नहीं आएगी, उसके लिए क्षमा चाहूँगा दोस्त। जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताया है। अगला स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मुझे आप ये बताइए कि लास्ट ईयर में स्कॉलरशिप नहीं आया तो डिटेल्स कौन कौन सी भरी जाएंगी। ये भानु भाई ने मुझसे पूछा है कि लास्ट ईयर में मेरे को वो नहीं आए हैं तो उनमें कौन कौन सी डिटेल्स भरी जाएंगी। तो बता दूं आपको कि आप एक बार अपने फॉर्म को चेक कर लीजिएगा। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, रिन्यूअल करना है। आपको रिन्यूअल ही करना होगा, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। और आगे चल के मैं आपको बताऊँगा तो वो उन सभी डिटेल्स में आपको बताऊँगा। तो आपके लिए स्पेशली वीडियो को मैंने लॉन्ग किया है ताकि आपका क्लियर डाउट कर सकूँ। ठीक है दोस्त, तो आपको अंत तक की देखना है। ठीक, तो चलिए पहले तो मैं चलता हूँ,
आपका दूसरे पॉइंट में कि मैंने आपको बताया था कि डिप्लोमा के स्टूडेंट सही से कैसे भरें और किस कॉलम में क्या चीज़ आएगी, इसके विषय पे बात करेंगे। ये मैंने अपना खुद ही का फॉर्म लिया हुआ है, आप देख सकते हो। जो भी मुझे व्यक्ति जानते होंगे तो वो देख सकते हैं कि ये मेरी फ़ोटो है, ठीक है। और इसमें मैंने सब कुछ दिखाया हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन संख्या होगी, तो आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या आएगी। इसमें आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रजिस्टर करते हैं तब आपकी एक रजिस्ट्रेशन संख्या आपको मिल जाती है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल रहती है। छात्र का नाम, मेरा वैभव गुप्ता नाम है, तो मेरा यहाँ पे छात्र का नाम होगा। स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। यहाँ दूसरे में फिर बात की जाएगी कि छात्र का परिवर्तित नाम यदि आपका हो, अगर आपने अपना नाम कोई परिवर्तित किया हो तो वो भी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगले कॉलम में बात करेंगे छात्र के पिता या फिर पति का नाम। अगर आप स्त्री हैं और आप विवाहित हैं तो आपके यहाँ पे पति का नाम पड़ेगा, और अगर आप अभी अविवाहित हैं और या फिर पुरुष वर्ग से हैं तो आपके यहाँ पे पिता का नाम पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे फिर अगले कॉलम में बात करी जाएगी माता के नाम पे, ठीक है। तो माता का यहाँ पे आपका नाम पड़ेगा। स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, स्पेलिंग गलत हो सकती है, इस वजह से भी स्कॉलरशिप रुक जाती है। तो एक एक स्पेलिंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा और कैपिटल लेटर में ही हर चीज़ लिखवाइएगा, ठीक है दोस्त। धर्म आपसे यहाँ पे पूछेगा, हिंदू मेरा धर्म है, मैंने भर दिया है। मेरा वर्ग या जाति समूह सामान्य वर्ग है, तो मैंने ये भी भर दिया है। जन्म तिथि आपको यहाँ से पूछेगा तो जन्म तिथि भी आपको भर देनी है। लिंग आपसे पूछेगा तो आपको लिंग भी भर देना है। मोबाइल नंबर आपसे पूछेगा तो एक ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो एक्टिव हो, ठीक है, और जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो वो वाला मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि उसमें OTP आती है। अच्छा हाँ, इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले एक बात बता दूं कि OTP जिस नंबर पे आएगी, आप भूल चुके हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा नंबर अटैच है या फिर आपके आधार कार्ड से कौन सा बैंक अटैच है, ये आप भूल चुके हैं। तो उसे कैसे पता करें, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल देनी होगी, ईमेल ऐसी दीजिएगा जो एक्टिव हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना बोर्ड देना है कि हाई स्कूल आपने किस बोर्ड से किया है, आप वो दे दीजिएगा। उत्तीर्ण करने का वर्ष आपको यहाँ पे देना है, उत्तीर्ण करने का वर्ष आप दे दीजिएगा। हाई स्कूल बोर्ड का क्रमांक आपको दे देना है, आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा होगा, और वह संस्था आपको लिखनी जिस संस्था से आपने अपना हाई स्कूल किया हुआ है, ठीक है। इतना फॉर्म आपको भर देना है। फिर चल लेते हैं अगले फॉर्म की तरफ में, ठीक है। यहाँ पर शैक्षणिक विवरण, उसी के नीचे बिल्कुल जस्ट फॉर्म है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो इस वजह से मुझे इस स्लाइड को स्क्रॉल करना पड़ रहा है, अन्यथा आपका पूरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में ही फॉर्म आएगा, ठीक है। अगले में आपसे पूछेगा पाठ्य क्रमांक का नाम, तो अगर आप डिग्री में हैं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि डिग्री में आप क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से ले सकते हैं। मैं अपना दिखा रहा हूँ, तो मैं डिप्लोमा का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, जिसमें 3 ईयर होते हैं और ग्रुप 4 होते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। पाठ्य क्रमांक का ब्रांच के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपकी ही ब्रांच पड़ी है कि नहीं है, आप वो भी देख सकते हैं। अब पाठ्य क्रमांक का प्रकार, यहाँ पे बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा आएगा, वित्त पोषित आएगा या स्वपोषित आएगा। अगर आप प्राइवेट या एडेड कॉलेज से कर रहे हैं, समझिएगा, प्राइवेट या एडेड कॉलेज से कर रहे हैं तो वित्त पोषित आएगा, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो यहाँ पे वित्त पोषित आएगा, ठीक है। फिर अगले चौथे कॉलम पे हम बात करेंगे कक्षा का वर्ष एवं अवधि। तो अगर यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे ईयर देखना है, जो लास्ट वाला होता है वो ईयर होता है, और जो यहाँ पे ये होता है ये आपका करंट ईयर होता है। कि मैं इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो डिप्लोमा चल रहा है वो 3 साल का है और वर्तमान में मैं दूसरे साल में हूँ, समझिएगा। यहाँ मैं 3 साल का मेरा डिप्लोमा है और वर्तमान में मैं दूसरे साल में हूँ, इसका कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिर पाँचवें में आपसे ये पूछेगा कि प्रवेश लेटर एंट्री के आधार पर है, मतलब कि अगर आप देख लीजिएगा, अगर आपकी एंट्री के आधार पर होती है, जैसे कि हमारे डिग्री वाले बच्चों का एंट्री के आधार पर ही हो जाती है, तो उनके में यस या फिर नो अपने हिसाब से भर सकते हैं आप। छठवें में बात की गई है आवासीय क्या है, मतलब कि अगर आपको वहाँ से कॉलेज की तरफ से स्कूल मिला होगा तो आपको दूसरा ऑप्शन भरना है। दूसरे वाला ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा है प्रेजेंट टाइम में। हालांकि अगर आपको कॉलेज की तरफ से वो नहीं मिला है हॉस्टल, आपको आप अपने तरफ से कमरा लेकर के रहना, तो आपको दीवार छात्र भरना होगा। सातवें में बात कर लेते हैं पाठ्य क्रमांक के प्रथम वर्ष की तिथि। जब आपने, मैं अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने बताया था पहले भी कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैंने प्रथम साल में किस तारीख में मैंने
एडमिशन लिया था उसका यहाँ पे डेट पड़ी थी, ठीक है। तो उसकी डेट यहाँ पे रहेगी। फिर 8वें में आपको बात करना है पाठ क्रमांक के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, मतलब कि अगर जो वर्तमान सत्र है आपका चल रहा है उसमें आपकी क्या प्रवेश तिथि है वो आपको डाल देनी। या आपको रिसिप्ट जो भी आपने फॉर्म्स फीस सबमिट करी होगी उस समय आपको फीस के ऊपर लिखी हुई होगी वो आपको भर देनी है। हर बच्चे की अलग अलग होती, दोस्त की मत चेप दीजिएगा। 9वें में बात करते हैं विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी में पंजी क्रमांक, मतलब कि यहाँ पे आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर होता है वो आपको भरना होगा। और यहाँ पे आपको भर देना है कि आपका कौन सा बोर्ड से आप कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में किस बोर्ड से आप कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको भर देना है। और यहाँ पे 11वें में आप देख लीजिएगा क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट आधार पर किया गया है। अगर आपका डिग्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका यस आएगा, क्योंकि आपने जो एडमिशन लिया है डिग्री में वहाँ पे आपने 12th के आधार पर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस आएगा। यहाँ पे हालांकि मैंने इन हाई स्कूल के आधार पर लिया था तो मैंने यहाँ पे नो करा हुआ है। पाठ्यक्रम की पात्रता हाई स्कूल, देखिए वही बात आ गई, ठीक है। क्या आप वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश के माध्यम से परीक्षा से हुआ है? जो आपका मतलब कि मैंने डिप्लोमा किया था तो डिप्लोमा में क्या होता है कि एक पहले से पेपर लिया जाता है। पहले से पेपर का मतलब क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। तो उसके माध्यम से मेरा हुआ था तो मैंने यहाँ पे यस लिखा हुआ है। डिग्री वालों के लिए यहाँ पे नो रहेगा, ठीक है। और प्रवेश परीक्षा का प्रकार क्या था वो मैंने लिख दिया है। जब डिग्री वालों का नो ही रहने वाला है तो यहाँ पे उनका कुछ भी नहीं बनना है और इन सब में भी कुछ नहीं बनना है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अगर आप डिप्लोमा से हैं तो काउंसलिंग नंबर आपको भर देना है, जो भी आपका काउंसलिंग नंबर रोल नंबर वहाँ पे रहा है, ठीक है। प्रवेश पत्र का वर्ष यहाँ पे ये भर देना है प्रवेश परीक्षा का वर्ष। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक आपको भर देनी है और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ आपको यहाँ पे भर देनी है। इतना का स्लाइड मैंने आपको बता दिया। अगली स्लाइड में देख लीजिएगा। अगली स्लाइड में आपकी शैक्षिक योग्यता आपसे मांगी गई है, शैक्षिक योग्यता आपने भर दीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे बता दूं कि आपकी जो अंतिम शैक्षिक योग्यता है, अगर आपने हाई स्कूल से आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको सिर्फ हाई स्कूल भरना है। अगर आप इंटर भी कर चुके तो इंटर आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो आपको डिग्री में इंटर रखना कंपलसरी है, ठीक है। तो इंटर तक की आपको रखना होगा। अपने आप यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष वगैरह सब आप भर लीजिएगा। और यहाँ से नॉर्मल एक जानकारी है, आप भर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप की कोई उपजाति है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। आवासीय पता आपको भरना है जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, ठीक। और विकलांगता के प्रकार, यदि आप विकलांग वगैरह में आते हैं और कितने प्रतिशत विकलांगता है, ये सभी आपको यहाँ पे भरना होगा। इस स्लाइड में ज़्यादा कुछ नहीं, अगली स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे आपको सभी यहाँ पे पत्र फॉर्म को वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सब भरना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात की जाती है कि इनकम सर्टिफिकेट की, तो आपकी सालाना इनकम क्या है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, मासिक इनकम नहीं लिखनी है, ठीक है। मासिक इनकम नहीं लिखनी है, सालाना इनकम आपको यहाँ पे लिखनी होगी। मेरी 6,000 मासिक इनकम है तो उसके हिसाब से मेरे 12 वर्ष के हो गए 48,000, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे वार्षिक वर्ष की हमारी इनकम यहाँ पे इतनी हो जाती है, ठीक है। आय प्रमाण पत्र का क्रमांक आपको आय प्रमाण पत्र के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आप यहाँ पर देख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका कहीं जो आय प्रमाण पत्र है आने वाले 2 से 3 महीने के बाद कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। अगर कैंसिल हो जाना है तो जा करके तुरंत बनवा लो और कुछ रसीद मिलेगी तो उस रसीद का रजिस्ट्रेशन नंबर आप भर सकते हो या फिर कॉलेज में जमा कर सकते हो। बाकी कॉलेज वालों से बात कर लीजिएगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र को आप वेरीफाई करवाएंगे तब आपको कुछ यहाँ पे उसके ऊपर मिलेगी एक रसीद, तो उसके ऊपर जो नंबर लिखा था वो आपको भरना होगा। फिर आपको यहाँ पे बैंक विवरण आपको अपना देना है। यहाँ पे अपना बैंक विवरण सही से दीजिएगा, अगर एक भी चीज़ गलत हो जाती है तो आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको नॉन रिफंडेबल अमाउंट भरना होगा। सभी कॉलेज की अलग अलग होती है। यहाँ पे मैं एडेड कॉलेज से हूँ तो इसलिए मेरी यहाँ पे 24,090 है, मतलब 24,090 रुपये है। अगर मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी तो 24,090 रुपये मेरी स्कॉलरशिप आने वाली है। इतनी स्लाइड में मैंने बता दिया। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में बस आखिरी स्लाइड है यहाँ की, ठीक है। गत वर्ष का विवरण आपको यहाँ से पूछा जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैं पास हुआ था। अगर आप पास हुए तो पास लिख सकते हैं, प्रमोट हुए तो प्रमोट लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी ग्रेड मिला हो तो ग्रेड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर आपके गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली पूछ रहा है। मेरा डिप्लोमा चल रहा है। यहाँ पे हमारे डिप्लोमा में 2 सेमेस्टर होते हैं, मतलब कि हर ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो सेमेस्टर प्रणाली मैंने रखी हुई है, लेकिन जो वार्षिक अंक मिलते हैं वो वार्षिक प्रणाली के अनुसार मिलते हैं, तो आप यहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या क्या ऑप्शन आते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। संस्था द्वारा
अंक पूर्णांक आपका ये ऑटोमेटिकली भरा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा 1300 आपका भरा हुआ होगा। और यहाँ पे आपको गत वर्ष का पूर्णांक आपको अपने जो भी आपका पिछले साल का वो रहा है रिजल्ट, उसमें आपको पूर्णांक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख करके भर दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको भरना होगा कि आपके कितने में कितने नंबर आए। ठीक है, तो वहाँ पे भर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे प्रतिशत बन जाएगा। और किस संस्था से आपने पास किया है यहाँ पे वो लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगली स्लाइड में बात करूँगा कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन खुलते हैं गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली में और गत वर्ष की अंक प्रणाली में कौन कौन से ऑप्शन खुलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाई फिर से क्वेश्चंस आ गए। ठीक, लगता है मैंने स्लाइड नहीं लगाई है, कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पे गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली में बात की जाए तो यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली एक खुलती है, एक वार्षिक प्रणाली खुलती है। आपको याद रखना है, अगर आपका वार्षिक चलता है यानी कि डिग्री वालों का वार्षिक होता है तो यहाँ पे वार्षिक प्रणाली आएगी, और डिप्लोमा वालों का सेमेस्टर में होता है तो सेमेस्टर प्रणाली आएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपकी दोनों में आप देख लीजिएगा, वैसे तो हर उसमें वार्षिक अंक प्रणाली ही होती है, और भी बाकी होते हैं CSJ करके कुछ होती हैं, तो उन्हें नहीं बनना, आपको केवल वार्षिक अंक प्रणाली भरना है, बाकी आप अपने कॉलेज से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अगली मैंने स्लाइड ये इन दोनों के मैंने क्वेश्चन आपको बताए दिए हैं। और बाकी यहाँ पे फिर अगली बात हम करने वाले थे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे फाइनल सबमिट के समय में। नॉर्मल से डॉक्यूमेंट है, आय जाति आधार, यही सब आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगने थे, आपने वहाँ पर देख लिया होगा। अब नेक्स्ट बात में हम करने वाले हैं कि कॉलेज में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करने का क्रम क्या है। तो भाई मैं जिस कॉलेज से हूँ आपने देख लिया होगा शुरुआत में है कि मैं MG पॉलीटेक्निक हाथरस से हूँ, तो वहाँ पे ये कुछ नोटिस लगी थी, तो मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक करके लगाई है। अगर आप इस नोटिस को पढ़ते हैं तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको मैंने शॉर्टकट में और अपनी भाषा में, अपनों की भाषा में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ सकते हो कि फाइनल प्रिंट आपको लगाना है। अगर आप अभी फाइनल कर देते हैं तो 3 दिन बाद आपका, 3 से 2 दिन बाद आपका फाइनल प्रिंट निकलता है, आपको वो भरना लगाना होगा सबसे पहले। ठीक है, फिर आपको फीस रिसिप्ट की फ़ोटो कॉपी लगानी होगी फिर। ठीक है, और सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, ये तीसरा वाला जो है ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को लगाना है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट को नहीं लगाना है। ठीक है, और बात की जाए आय प्रमाण पत्र आपको फिर यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी होगी, जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी, जाति प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन की फ़ोटोकॉपी लगवानी होगी। जो वेरिफिकेशन है ये दोस्तों आपका जन सेवा केंद्र से हो जाएगा, वहाँ से जाकर के आप करवा लीजिएगा। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पे 8वें नंबर पे निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी, और फिर उसके बाद निवास प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। आपको यहाँ पे बैंक के पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी, जो आपने बैंक के डिटेल्स फॉर्म भरते समय दिया है उसी की लगाइएगा, किसी अन्य की ना लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी, आगे पीछे दोनों की लगाइएगा। और आपको हाई स्कूल की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी है। और 13वें में क्या लिखा हुआ है, पिछली कक्षा की मार्कशीट। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो पिछली कक्षा की मार्कशीट लगेगी, यदि आप सेकंड ईयर में हैं तो या फिर थर्ड ईयर में हैं तो उससे पहले की मार्कशीट लगेगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में गए हैं तो आपकी ने पहले उससे क्या किया है, हाई स्कूल किया है, तो आपको हाई स्कूल की ही मार्कशीट लगा देनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इंटर करके आ रहे हैं तो इंटर की लगाइएगा, और लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के हैं तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगानी होगी। ठीक है, 14 में क्या लिखा हुआ है, किन्हीं दो कक्षाओं के बीच यदि गैप है तो गैप सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। ठीक है, तो अगर गैप सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाना होगा। कैसा दिखता है गैप सर्टिफिकेट वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा। 15 में क्या लिखा हुआ है कि एक हलफनामा लगेगा, जिसमें यह सत्यता की जांच कराई जाएगी कि आपने जो इनकम सर्टिफिकेट दिया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो वो एक हलफनामा लगेगा, कैसा दिखता है वो भी मैं आपको आगे वाली स्लाइड में दिखा दूंगा। 16 में क्या लिखा है, एक शपथ पत्र शासन देश के 4 खंड के अनुसार। ठीक है, तो एक ये शपथ पत्र होता है जो कोविड है तो उसके अनुसार भी ले सकते हैं वो शपथ पत्र, या फिर आपसे ये भी ले सकते हैं कि हाँ जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो आपसे एक वो भी लिया जाएगा, मतलब कि पत्र लिया जाएगा जिसमें ये होगा कि मैं पेरेंट्स के साइन होंगे, इसमें लिखा हुआ होगा कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने की अनुमति दे रहा हूँ और मेरा बच्चा कोई भी ऐसी कोई अवैवाहिक या फिर गलत काम नहीं करेगा। इन सभी की जानकारियाँ उसमें लिखी होती हैं। आप कॉलेज वालों से संपर्क कर सकते हैं, कॉलेज वाले लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते तो कोई बात वाली बात नहीं है। ठीक है, 17 में लिखा है, शुल्क में छूट प्राप्त हुए छात्रों के लिए शपथ पत्र शासनादेश का के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा कुछ बच्चे होते हैं जिनको
जो पहले फीस जमा की जाती है उस समय छूट दे दी जाती है। फिर जब उनकी स्कॉलरशिप आ जाती है उनको तब फॉर्म उसको फीस भरनी होती है। तो उनके लिए एक शपथ पत्र कि हाँ जब हमारी स्कॉलरशिप आ जाएगी तब हम आपको फीस दे देंगे, तो इसके हिसाब से शपथ पत्र करवाना होता है। ठीक है, तो मेरे पास जो जो शपथ पत्र मैं वो दिखा देता हूँ। ये आपका जो है ये इनकम का सर्टिफिकेट है। मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था कि आपको यहाँ पे एक 15 नंबर पे हलफनामा जमा करना होगा, तो ये इसी का हलफनामा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऐसा होगा 100 या 80 रुपये का आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या है, यहाँ पे ये एक चीज़ आपको करना होगा। अगर आपका गैप है कि नहीं 2 कक्षाओं के बीच में, तो आपको ये आपको एक हलफनामा लगेगा, इसे भी आपको भरना होगा। 100 से 150 के बीच में आपको मिल जाएगा, कचहरी से ये आपका बनेगा। ठीक है, अगली स्लाइड में देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म को रिन्यूअल करना है। लेकिन उससे पहले कुछ कॉलेज बता दूं कि सरकार के द्वारा ब्लॉक कर दिए गए हैं। ठीक है, उन कॉलेज की स्कॉलरशिप अब नहीं आने वाली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉलेज लिखे हुए हैं। हाथरस की ही एक कॉलेज है, ठीक है, और एक मेरठ की कॉलेज है। तो आप देख सकते हैं अगर आपका इन कॉलेज में से आ रहा है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आगे अध्यादेश जैसे आएगा उसके हिसाब से भर सकेंगे। यहाँ पे आप पिछले साल की कुछ भी जानकारी को देख सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट रहता है जो मैं भी नहीं बता पाता हूँ और कोई दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ से टोल फ्री नंबर के अनुसार भर सकते हैं। यहाँ पे टोल फ्री नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया था। अगले में बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन के माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा यूपी स्कॉलरशिप की। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे, स्टूडेंट के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके पास ये हैं कुछ 5 ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है, अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो आप रिन्यूअल के ऑप्शन में जाएंगे। और अगर फाइन आप शुरुआत पहले बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा, फिर फ्रेश लॉगिन करनी होगी। इसके ऊपर वीडियो फिर कभी मैं बना दूंगा। हालांकि अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आप कैफ़े से भरवा लीजिए, बेहतर उचित रहेगा। ठीक है, और अगले में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिन्यूअल आपको करना है। तो अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो आप सर्वर फर्स्ट के साथ भी जा सकते हैं, सर्वर सेकंड के साथ भी जा सकते हैं, दोनों के में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं फर्स्ट में जाता हूँ, तो फर्स्ट में मुझे यहाँ 4 ऑप्शन मिलते हैं। प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, अगर आप 9th या 10th में तो प्री मैट्रिक, और इंटरमीडिएट स्टूडेंट मतलब कि 11th और 12th वालों के लिए। पोस्ट मैट्रिक वाले थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये आपका 12th के बाद वाले स्टूडेंट के लिए। और पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट हैं, तो ये जो उन बच्चों के लिए जो 12th के बाद किसी अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश में पढ़ने आए हैं। ठीक है, तो उनके लिए। तो हम तो भैया उत्तर प्रदेश के ही हैं और उत्तर प्रदेश में ही पढ़ रहे हैं, तो हम थर्ड ऑप्शन को क्लिक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में जाने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, किसी में भी छेड़खानी नहीं करनी है। स्क्रॉल करेंगे ऐसा आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर पासवर्ड आपको याद है तो पासवर्ड आप यहाँ पे भर दीजिएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन संख्या होगी, आप वो भर दीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, इसी क्रम के अनुसार डेट, मंथ और ईयर इस क्रम के भरिएगा। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड भर देना है। यहाँ पे कैप्चा भरेंगे, सबमिट करेंगे, काम बन जाएगा। कृपा यहीं से आएगी। ठीक है, और अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, एक जगह यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन संख्या भरें सत्र 2021-22, मतलब कि अभी आपने रजिस्टर किया है और अभी इसी साल आपने रजिस्टर किया और इसी साल का आप पासवर्ड भूल गए तो आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, और अगर आपने पिछले साल रजिस्टर किया है और अब भूल चुके हैं, पिछले साल के पहले रजिस्टर किया है अब भूल चुके हैं पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भरनी होगी। यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि भरनी, इस क्रम पे भरिएगा। अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, NIOS बोर्ड, कौन सा बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उतना हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है, हाई स्कूल का रोल नंबर सेलेक्ट करने देना है, कैप्चा भर देना है, और फिर फाइनल पासवर्ड रीसेट करने में ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा और ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपका रजिस्ट्रेशन संख्या आ जाएगी और आपका नया जो पासवर्ड होगा वो आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, इतना करने के बाद आप फिर से अपना जाइएगा होम पेज पर, और होम पेज में जाने के बाद फिर से आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से आपको भरना है, उस तरीके से भर करके आप सीधा यहाँ पे आप डायरेक्टली आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फाइनल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में जाना है, नवीन आवेदन के लिए संशोधित करें। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको अपनी डेट चेक कर लेनी है। भानु भाई आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन संख्या वगैरह आप अपने नाम को चेक कर लीजिएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, इतना कुछ चेक करने के बाद आपके जब आप सेकंड ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट, ये नहीं कि भानु भाई के लिए नहीं है, सभी के लिए है। एक बार चेक कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन में। फिर रजिस्ट्रेशन के में देखने के बाद आपको शैक्षणिक योग्यता वाले में क्लिक करना है। शैक्षणिक योग्यता में जाने के बाद आपको यहाँ पे देख लेना है कि मैंने बताया था कि स्वपोषित किसके लिए,
पोस्ट किसके लिए, सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। एक बार अपने बस चीज़ों को आपको चेक कर लेना है और उसी के अनुसार जो मैंने पहले बताया हुआ है उसी के अनुसार अपने इस सभी फॉर्म को भरते हुए चलना है, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक सीरियल वाइज लिखा हुआ था, यहाँ पे बस पोर्शन के हिसाब से कुछ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एडेड कॉलेज में अपोजिट भर दिया है, पाठ्यक्रम का नाम मैंने अपना भर दिया है, किस उससे कर रहा हूँ, ब्रांच से मैंने वो भी भर दिया है, क्या मेरी अवधि है वो मैंने भर दिया कि तीसरे साल का है, दूसरा साल मेरा चल रहा है, ये मैंने भरा हुआ है। पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के प्रवेश तिथि मैंने भरी हुई है और इस साल जो मैंने प्रवेश लिया है सेकेंड ईयर में मैं गया हूँ, तो इस साल जो मेरी प्रवेश तिथि वो मैंने यहाँ पर भरी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने भरा हुआ है विश्वविद्यालय बोर्ड एजेंसी में पंजीकृत संख्या, जो हमारा एनरोलमेंट नंबर होता है वो मैंने भरा हुआ है। और आपका जो भी होगा आपको अपने हिसाब से भर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं किस बोर्ड से कर रहा हूँ वो मैंने भरा, कैप्चा आप भर दीजिएगा, यहाँ पे टिक मार्क करिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। ऊपर यहाँ पे आपका सक्सेसफुली अपडेटेड का एक ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आप बैंक वाले में जाइएगा। बैंक वाले में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने बैंक की सभी डिटेल्स भर देनी है। अगर रिन्यूअल करवा रहे हैं तो सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली भरी हुई होंगी। जो यहाँ पे खाता संख्या भरी है वहीं यहाँ पे भी भर दीजिएगा, कैप्चा भरिएगा, टिक मार्क करिएगा, अपडेट कर दीजिएगा। यहाँ पे सक्सेसफुली का एक ऑप्शन खुल जाएगा, सक्सेसफुली आप अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद शुल्क संबंधित में आप जाएंगे। शुल्क संबंधित में आपको अपने कॉलेज वालों से बात कर लेनी है कि यहाँ पे नॉन रिफंडेबल अमाउंट क्या भरना है, और इसको चेक करने के बाद आप भर दीजिएगा, कैप्चा भरिएगा, टिक मार्क करिएगा, अपडेट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको सक्सेसफुली अपडेट का ऑप्शन खुल जाएगा, आपका अपडेट हो चुका होगा। फिर उसके बाद गत वर्ष में आप जाएंगे। गत वर्ष में आपको सभी चीज़ें भर देनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको यहाँ पे इंटर या फिर हाई स्कूल के अनुसार करने होगा। अगर आप हाई स्कूल करके जा रहे हैं तो हाई स्कूल के अनुसार जानकारी भरेगा। अगर आप इंटर करके जा रहे हैं तो इंटर के अनुसार जानकारी भरिएगा। अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं तो उससे पूर्व की कक्षा की जानकारी यहाँ पे भरिएगा। मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं पास भरा है। डिप्लोमा कर रहा हूँ तो सेमेस्टर प्रणाली मैंने भरी हुई है, ठीक है। वार्षिक अंक प्रणाली यहाँ पे भरी हुई है। यहाँ पे मेरा 1300 ऑटोमेटिकली वो था, क्योंकि मेरा कॉलेज वालों की तरफ से दिया गया था। यहाँ पे 1300 दशमलव यहाँ पे डेसिमल लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अनुसार फिर आप भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर कितने अंक आपको प्राप्त हुए वो भर दीजिएगा। आपका जो प्रतिशत है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। संस्था का नाम, जिस संस्था से आपने ये सब किया हुआ है उसका भरिएगा, कैप्चा भरिएगा, टिक मार्क करिएगा, अपडेट कर दीजिएगा। ऊपर सक्सेसफुली का आपको ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जो सेमेस्टर प्रणाली या फिर वार्षिक प्रणाली मैंने आपको बताया था, तो ये डिग्री वालों के लिए है, क्योंकि उनका वार्षिक होता है, और सेमेस्टर प्रणाली डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि गत वर्ष की अंक प्रणाली कैसी है, अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा। वैसे हर कॉलेज में वार्षिक अंक प्रणाली ही होती है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फिर से होम के पेज में आ जाना है। यहाँ पे होम का पेज आपको दिख रहा होगा। चलिए किसी में नहीं आया है तो आप बैक कर लीजिएगा, या फिर होम के पेज ऊपर एक घर जैसे झोपड़ी जैसी बनी होगी, उसमें आप बटन क्लिक करेंगे तो आप होम के पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप नवीनीकरण के लिए कर देंगे तो यहाँ पे टिक लग जाएगा। टिक लगने के बाद आप यहाँ पर फ़ोटो अपडेट करेंगे। फ़ोटो अपडेट ऑलरेडी हो गया, रिन्यूअल कर रहे हैं, और सब आधार कार्ड नंबर आपका ऑलरेडी वेरीफाई होगा, ठीक है। जांच हेतु आवेदन पत्र आप प्रिंट निकालिएगा, अपने कॉलेज से एक बार जांच करवा लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको ये सभी चीज़ें बता दी हैं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार जाँच करवा लीजिएगा, बेहतर होगा, ठीक है। जाँच करवाने के बाद आप फिर से इसमें लॉगिन करके आएंगे। सब कुछ मैंने बता दिया कैसे लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जाँच के उपरांत फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी एक चलती हुई रेखा आ जाएगी, तो इसमें लिखा होगा कि आपका अभी पूर्ण आवेदन नहीं हुआ है, कृपया 3 कार्य दिवसों की प्रतीक्षा करें। तो 3 दिन बाद मेरा फाइनल सबमिट आ जाएगा। उसके बाद मैं संस्था हेतु आवेदन प्रिंट निकालूंगा, मतलब यहाँ से फाइनल सबमिट निकाल करके जो मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंट्स बताए थे उसी क्रम में डॉक्यूमेंट लगा करके संस्था में जमा कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस मैंने इतनी ही आपके साथ बातें शेयर करी हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लंबी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, लेकिन माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। सभी जानकारी बताना बहुत ज़रूरी था। एक वीडियो को अंत करने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन करूँगा कि अगर जानकारियाँ पसंद आई हों, सभी जानकारी मैंने दी हुई हों, ठीक है, तो इसके अनुसार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा, जिससे आपके दोस्त को भी ये सभी जानकारियाँ मिल सके, ठीक है दोस्त। और आपसे एक अंतिम निवेदन ये है कि दोस्त अपने जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, और टेलीग्राम वगैरह का नंबर भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जा करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। और बस ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।